हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग आज सीडीपी बाल विकास को पढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया था 6 वीडियो में पूरा सीडीपी कवर करेंगे। सीटेड एग्ज़ाम में जितनी भी सीडीपी आती है उस सभी सीडीपी को 6 वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और आज की वीडियो दूसरी है। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए जा कर के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और इसमें मैंने बताया था सभी चैप्टर यानी कि ऑल चैप्टर A to Z जो भी है सभी इसमें कवर हो जाएगा 6 वीडियो में। 6 वीडियो देखने के बाद सीटेड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। अगर 6 वीडियो सही से देख ली तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है सीडीपी के अंदर। देखिएगा इसमें मैंने इसमें क्या किया है, इसमें जो भी मैटर तैयार किया है मैंने रजिस्टर पर लिख करके बहुत ही समय लगा है ये मैटर तैयार करने में। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इधर उधर से कुछ नहीं है, बिल्कुल जो भी एग्ज़ाम में आता है बस वही लिया है। और 6 वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। 6 वीडियो देखने के बाद कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सीडीपी को, यहीं से पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, यहीं से पूरे सभी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्लास नंबर दूसरी आज की है। देखिएगा इसमें क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी कुछ परिभाषाएं दी। क्या परिभाषाएं दी इन्होंने? पहले मनोवैज्ञानिक कौन हुए? इन्होंने परिभाषा दी गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड ने परिभाषा दी। गिलफोर्ड ने क्या परिभाषा दी? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने परिभाषा दी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये गिलफोर्ड ने परिभाषा दी अपनी। इन्होंने बताया कि देखिएगा अगर ऐसे नहीं याद हो पा रही है तो इसको ट्रिक से मैं याद करा दे रहा हूँ, ट्रिक से याद हो जाएगी, बहुत जल्दी भूलोगे नहीं कभी। देखिएगा जैसे मान लिया आप और आपके मित्र कहीं जा रहे हो, आपस में बातें करते हुए बातों ही बातों में आपके मित्र ने आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया। आपके गाल पर क्या? थप्पड़ मार दिया। गाल से क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड हो जाएगा। थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? थप्पड़ मारने से आपके मित्र और आपके दोस्ती के बीच में क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। आपके मित्र और आपके बीच में क्या? व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इससे रिलेट करके हम लोग याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है? याद हो गई? अब देखिए स्किनर की परिभाषा क्या है। स्किनर ने परिभाषा अपनी दी है। स्किनर ने क्या बताया है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। क्या बताया है? स्किनर ने बताया अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा किसकी? वुडवर्थ की है। देखिए इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? वुडवर्थ की परिभाषा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। देखिएगा वुडवर्थ, बर्थ का मतलब जन्म होता है, ठीक है, बर्थ। और नवीन, मान लिया कोई छोटा बच्चा है, उसका जन्म हुआ है, ठीक है, छोटा बच्चा है तो क्या? नवीन मतलब नवीन है यानी कि छोटा है, ठीक, छोटा है तो मतलब नवीन। इस ऐसे हम लोग रेट कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या? नवीन है। छोटे बच्चे का नाम क्या है? नवीन है, नन्हा सा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इससे हम लोग याद कर सकते हैं, भूलोगे नहीं, ठीक है। वुडवर्थ की परिभाषा क्या? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। अब देखते हैं गेट्स व अन्य की परिभाषा। गेट्स व अन्य ने परिभाषा क्या दी है? देखिएगा सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसने दी? गेट्स व अन्य ने दी है। अगली परिभाषा देखिएगा क्रो एंड क्रो की है। क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने परिभाषा दी है आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है।
आगे देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार पूछे जाते हैं। अधिगम के प्रकार कितने होते हैं? तो अधिगम के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से अधिगम के प्रकार होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। कौन सा ऑप्शन दे देगा अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं, ये तीनों दे देगा और एक दे देगा कुछ और, तो पूछ देगा कि अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं है। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये पहला होता है ज्ञानात्मक अर्जन, दूसरा होता है भावात्मक अर्जन, तीसरा है क्रियात्मक अर्जन। ज्ञानात्मक अर्जन क्या होता है? जो ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाता है उसे ज्ञानात्मक अर्जन कहते हैं। और भावात्मक अर्जन क्या होता है? जो भाव के द्वारा अर्जित किया जाता है उसे भावात्मक अर्जन कहते हैं। क्रियात्मक अर्जन क्या होता है? जो क्रिया या काम के करने से जो अर्जन की उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्रियात्मक अर्जन कहते हैं। अगला देखिएगा, अब देखते हैं अधिगम की विधियाँ। अधिगम की विधियाँ पूछी जाएं तो अधिगम की विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में आती हैं। देखिए ये अधिगम की विधियाँ जो हैं, देखिए अधिगम की विधियाँ क्या हैं? करके सीखना। पहली विधि क्या है? करके सीखना। दूसरी क्या है? निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना, ये दूसरी विधि है। और क्या है? परीक्षण करके सीखना। देखिए परीक्षण करके सीखना वाद विवाद विधि है। और क्या है? अनुकरण विधि है। और प्रयास या त्रुटि विधि है। प्रयास या त्रुटि विधि है। एक बार और देखते हैं, करके सीखना, निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, वाद या विवाद विधि है, अनुकरण विधि है, प्रयास या त्रुटि विधि है। आगे क्या देखिएगा, आगे है और देखिएगा आगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या हैं? देखिएगा अधिगम की विशेषताएं पूछी जाती हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए अधिगम जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता रहता है। अधिगम क्या? जीवन पर्यंत होता रहता है। अधिगम निरंतर व सतत प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम निरंतर व सतत होता रहता है। देखिए अधिगम विकासशील प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अधिगम या लर्निंग विकासशील प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक होता है। क्या है? अधिगम सामाजिक होता है। यह समाज में समायोजन में सहायता करता है। अधिगम सामाजिक होता है या समाज में समायोजन में सहायता करता है। आगे देखिएगा, आगे दिया गया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछ दिए जाते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले? देखिए पहला है वातावरण कारक है। पहला वातावरण हो जाएगा, वातावरण कारक है। और परिपक्वता है। और बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है। और क्या है? विषय वस्तु का स्वरूप है, यानी कि विषय सामग्री का स्वरूप है। सीखने का समय व थकान है। देखिएगा अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा वातावरण कारक है ना, तो वातावरण जैसा वातावरण होगा, जैसे वातावरण अच्छा होगा तो बालक अच्छा सीखेगा, वातावरण खराब होगा तो बालक अच्छा नहीं सीखेगा। परिपक्वता जैसे अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छी परिपक्वता आएगी, खराब वातावरण मिलेगा तो अच्छी परिपक्वता नहीं आएगी। और देखिएगा तीसरे नंबर पर क्या लिखा है? बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जब बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो बालक में अच्छा वातावरण मिलेगा उसको, तो अच्छा सीखेगा। ठीक। और विषय सामग्री का स्वरूप अगर अच्छा होगा तो अच्छा सीखेगा। और सीखने का समय व थकान, अगर सीखने में समय व थकान महसूस हो रही है तो बालक अच्छा नहीं सीखेगा। तो ये क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे देखिएगा, आगे दिए गए अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत पूछे जाते हैं। अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं? देखिएगा अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? हम लोग अधिगम के सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे। पहले देख लीजिएगा अधिगम के सिद्धांत हैं कौन कौन से, लेकिन इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसको सभी ने लगभग पढ़ रखा है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले अधिगम के कौन कौन सिद्धांत पढ़ने वाले हैं ये देख लीजिएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं हम लोग। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, कोहलर का सिद्धांत पढ़ेंगे, और कौन सा पढ़ेंगे? और मेस्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे, बंडूरा का सिद्धांत पढ़ेंगे, ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, टॉलमैन का सिद्धांत पढ़ेंगे, हल का सिद्धांत पढ़ेंगे, कुर्ट लेविन का सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। इतने सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं अधिगम के विकार। अब अधिगम के विकार हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होता है? देखिएगा अधिगम के विकार, ये यहाँ से दो
नंबर हर साल पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन अधिगम के विकार से हर बार आते हैं, हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2 मिनट में पूरा अधिगम का विकार समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, पहला अधिगम का विकार क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया में क्या होता है? पठन संबंधित समस्याएं होती हैं, पठन संबंधित कठिनाई होती है, उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। पठन संबंधित मतलब पढ़ने में कठिनाई होगी जिसको, उसको डिसलेक्सिया कहेंगे। दूसरी क्या है? दूसरी है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होती है? देखिए, ग्राफिया, ग्राफ पर हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, यानी कि लेखन संबंधित कठिनाई होती है। इसमें क्या होता है? डिसग्राफिया में क्या होता है? लेखन संबंधित कठिनाई होती है। और डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में क्या करते हैं? कैलकुलेशन, यानी कि गणित संबंधित कठिनाई होती है। क्या होती है? गणित संबंधित कठिनाई होती है, डिसकैलकुलिया। आगे देखिएगा, अफेजिया। अफेजिया क्या होती है? अफेजिया 4 नंबर पे देखिएगा, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया ये भाषा संबंधित कठिनाई होती है, भाषा, बोलने में कठिनाई होती है। अफेजिया में क्या होता है? बोलने से, यानी कि बोलने संबंधित कठिनाई या भाषा संबंधित कठिनाई आती है तो उसे अफेजिया कहते हैं। अलेक्सिया किसे कहते हैं? अलेक्सिया में क्या होता है? पठन संबंधित, ये पढ़ने संबंधित कठिनाई होती है। क्या होती है? अलेक्सिया। अलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने संबंधित कठिनाई होती है अलेक्सिया में। ये देखिए, अलेक्सिया और क्या होता है? अलेक्सिया और क्या होता है? डिसलेक्सिया। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया पठन संबंधित समस्या है। ऊपर देखा था, अभी देखिए, डिसलेक्सिया पठन संबंधित समस्या है, और क्या है? और अलेक्सिया भी पठन संबंधित समस्या है। यानी कि दोनों ये क्या है? अलेक्सिया और डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधित समस्याएं हैं, याद रखिएगा। और देखिएगा, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में क्या होता है? अप्रेक्सिया में क्या होता है? गामक कौशल संबंधी समस्याएं होती हैं। इसमें क्या होता है? अप्रेक्सिया में गामक कौशल संबंधित समस्याएं होती हैं। आगे देखिएगा, आगे दिखा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है? थीमिया, यानी कि तनाव वाली स्थिति होती है, इसमें तनाव होता है। डिस्थीमिया यानी कि तनाव वाली स्थिति होती है, तनाव आ जाता है, ठीक है, तनाव। और देखिएगा, डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया में क्या होता है? इसमें भ्रम वाली स्थिति होती है। डिसमोर्फिया में क्या होता है? भ्रम की स्थिति होती है, भ्रम होता है इसमें। आगे देखिएगा, कुछ उदाहरण है इसी पर आधारित। देखिएगा, जैसे राम है, राम सा को, यानी कि सा लिखा या SW, सा को बाज पढ़ता है। राम क्या करता है? सा को बाज पढ़ता है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई उसको हो रही ना। तो पठन संबंधित क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने देखे थे, पठन संबंधित 2 चीज़ें होती थी पठन संबंधित। कौन कौन सी होती थी? पहली होती थी डिसलेक्सिया होती थी, दूसरी अलेक्सिया होती थी, यानी कि 2 होती हैं। पठन संबंधित समस्याएं 2 होती हैं, यानी कि सा को बाज पढ़ता है तो वो किस समस्या से ग्रसित है? ये अलेक्सिया का हो या डिसलेक्सिया का हो, इससे संबंधित है। आगे देखिएगा, आगे दिया गया है, देखिए, कई बार बच्चे लिखते हुए त्रुटियां कर देते हैं। कई बार बच्चे लिखते हुए त्रुटियां कर देते हैं। लिखने की त्रुटि को हम निम्न 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ इसको भी देखिए, लिखने से संबंधित 2 विकार होते हैं। कौन कौन से 2 विकार होते हैं? देखिए, डिसग्राफिया होता है और अप्रेक्सिया होता है। 2 होते हैं, डिसग्राफिया और अप्रेक्सिया, ये 2 विकार होते हैं, ये लेखन संबंधित विकार होते हैं। आगे देखिएगा, इसमें दिया गया 3 नंबर पे क्या है? मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, कौन कौन सी? अफेजिया और डिफेजिया। अफेजिया और डिफेजिया ये मौखिक रूप से, यानी कि बोलने संबंधित अक्षमता होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें क्या होता है? अफेजिया और डिफेजिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अब हम लोग बुद्धि पढ़ते हैं। बुद्धि हर बार में पूछी जाती, बुद्धि से 2-3 क्वेश्चन हर बार में पूछे जाते हैं। बुद्धि चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम की दृष्टि से, इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलो आइए देखते हैं, लगभग में 3-4 मिनट में पूरा बुद्धि समाप्त हो जाएगा। इंटेलिजेंस देखिएगा, बुद्धि क्या है? बुद्धि की परिभाषा पहले जानिए। बुद्धि की परिभाषा क्या होती है? सोचने समझने की योग्यता बुद्धि है। क्या है? सोचने समझने की योग्यता ही क्या होती है? बुद्धि होती है। देखिएगा, अब बुद्धि के कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं बुद्धि की। देखिएगा, टर्मन के अनुसार पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्मन के अनुसार
पूछी जाती है, ये कई बार आ चुकी है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा देखिएगा, टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या होती है? बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, ये टर्मन के अनुसार बुद्धि है। और बुद्धि क्या होती है? अमूर्त होती है। देखिएगा, बुद्धि हमेशा क्या होती है? बुद्धि अमूर्त होती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। अमूर्त का मतलब दिखाई नहीं देती है। आगे देखिएगा, वुडवर्थ, वुडवर्थ के अनुसार क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक क्या है? विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ। देखिएगा, वुडवर्थ डब्लू आता है वुड, और वर्थ में भी कार्य में भी डब्लू आता है, यानी कि वर्क में भी डब्लू आता है। इसको देखिए ऐसे याद कीजिएगा, देखिए डब्लू यहाँ भी डब्लू, ठीक, यानी कि वुडवर्थ के अनुसार क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है। आगे देखिएगा, आगे बकिंघम के अनुसार परिभाषा क्या बताई है? बकिंघम ने परिभाषा बताई है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि होती है। सीखने की योग्यता ही क्या होती है? बुद्धि होती है। ये बकिंघम के अनुसार परिभाषा इन्होंने दी है अपनी बुद्धि की। देखिए, मन के अनुसार परिभाषा क्या दी है? मन ने क्या दी है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्रता ही बुद्धि है। ठीक है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्रता बुद्धि है। क्या है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मन की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको माँ से मन, और देखिए इसको रिलेट करोगे तो कुछ कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इसको याद हो जाएगी आराम से, नवीन और मन। ठीक है, देखिए यहाँ भी ना आ रहा है, यहाँ भी ना आ रहा है, कुछ तो रिलेट होगा। आराम से कुछ चीज़ें रिलेट करके कुछ चीज़ें याद किया करो तो कुछ समय तक याद रहती हैं। देखिएगा आगे, अब देखिएगा, सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1885 में किया था। किसने? सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग पूछा जाए किसने किया था? ये फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बुद्धि क्या है? पूछा जाता है बुद्धि क्या है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता है। क्या है? बुद्धि यह है विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या होती है? विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। अभी बताई मैंने, बुद्धि क्या होती है? अमूर्त होती है। एक नोट याद रखिएगा बुद्धि पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। याद रखिएगा, समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। जैसे आप टीचर हो, आपने क्लास में बच्चों को काम दिया, जैसे एक क्वेश्चन दी कोई 2x² + bx + c, ठीक, जैसे मान लिया कोई भी क्वेश्चन दिया तो उसने जल्दी सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर अधिक क्षमता है, यानी कि समस्या को हल करने की उसके अंदर ज़्यादा क्षमता है, तो उसके अंदर ज़्यादा बुद्धि होगी। तो यही इसका मतलब होता है। आगे देखिएगा, आगे दिया गया बुद्धि की इतिहास। बुद्धि का इतिहास पूछा जाता है। बुद्धि का इतिहास याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा और आकर्षित किया। किसने? सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा और आकर्षित किया। और देखिएगा, सर्वप्रथम कैटल ने मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। सर्वप्रथम किसने? कैटल ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की कैटल ने। याद रखिएगा, और इसी पुस्तक में बताया गया है। अगला देखिएगा, अब देखते हैं बुद्धि क्या है। देखिए, बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि क्या है? जन्मजात व शक्ति योग्यता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है, सही बात है। दूसरा देखिएगा, बुद्धि एक विकासशील और
परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है, याद रखिएगा। 3 नंबर पे देखिएगा, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। 4 नंबर पे देखिएगा, बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात, बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से क्या है? बदलती रहती है बुद्धि। 5 नंबर पे देखिएगा, बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार भी बदलती रहती है। याद रखिएगा, बुद्धि आयु व परिस्थितियों के हिसाब के अनुसार भी बदलती रहती है। 6 नंबर पे देखिएगा, बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता होती है। बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है, ये बुद्धि होती है। देखिए 7 नंबर पे देखिएगा, बुद्धि की योग्यता ही बुद्धि क्या है? वो सीखने की योग्यता ही बुद्धि होती है। सीखने की योग्यता ही क्या होती है? बुद्धि होती है। आगे देखिएगा 8 नंबर पे क्या है लिखा हुआ है, बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। बिल्कुल सही बात है, बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। ठीक। 9 नंबर पे देखिएगा, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से, यानी कि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है, यानी कि अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। जो चीज़ें हमको नहीं दिख रही हैं उसके बारे में चिंतन करना ही क्या है? बुद्धि है। आगे देखिएगा, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि के थांडाइक के अनुसार पूछे जाए, बुद्धि के थांडाइक के अनुसार 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहली होती मूर्त या स्थूल बुद्धि, मूर्त बुद्धि होती, दूसरी अमूर्त बुद्धि होती, तीसरी सामाजिक बुद्धि होती है। याद रखिएगा, पहली होती अमूर्त या स्थूल बुद्धि, दूसरी होती अमूर्त बुद्धि और तीसरी होती सामाजिक बुद्धि होती है। अब देखते हैं एक एक। पहले देखते हैं मूर्त बुद्धि क्या होती है। देखिए मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। देखिएगा, मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि क्या होती है? इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को क्या बोलते हैं? गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है। याद रखिएगा, इसका संबंध किससे होता है? यंत्र व मशीनों से होता है। याद रखिएगा। देखिएगा, जिसके अंदर मूर्ति बुद्धि होगी वो कौन क्या बनते हैं? वो कारीगर बन जाते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं और औद्योगिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। ठीक है, इन सभी के अंदर मूर्त बुद्धि होती है। मूर्त का मतलब होता है देखना, यानी कि जो चीज़ें हमको दिखती हैं वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। जैसे कारीगर क्या करता है? कारीगर मकान बनाता है, ईंट को देखता है, महल को देखता है, मकान दीवारों को देखता है। ठीक है, तो इसको दिखता है हर चीज़। मैकेनिक ये भी बाइक को देखेगा तभी तो सही करेगा, तभी इसका जान पाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। इंजीनियर, इसको भी दिखता है, औद्योगिक कार्यकर्ताओं को भी दिखता है। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरे नंबर पे अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का मतलब जिसको जो नहीं दिखता है। अमूर्त बुद्धि का मतलब नहीं दिखता है। इसका संबंध पुस्तक की ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? पुस्तक की ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में रुचि कर लेता है। जिस में क्या होती है? अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, वो क्या करते हैं? ज्ञानार्जन में विशेष रुचि अर्जित कर लेता है। देखिएगा, वो कौन लोग बन जाते हैं जिसके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है? वो क्या क्या बनते हैं? जैसे वकील हो जाते हैं। वकीलों के अंदर देखिए पुस्तकों का बहुत नॉलेज होता है, बहुत इनको बहुत इनको कानून पता होता है। ठीक है, तो इनको देखिए अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। डॉक्टरों को भी पता होता है, डॉक्टर भी देखिए पुस्तक की ज्ञान संबंधित ये भी हैं। और क्या, दार्शनिक हैं और चित्रकार होते हैं और साहित्यकार होते हैं। ठीक है, साहित्यकार क्या करता है? ठीक है, साहित्यकार ये भी किसी नदी के किनारे किसी ग्रंथ को लिख रहा है, याद कर करके, मतलब सोच सोच के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? अमूर्त बुद्धि। उसको दिख कहाँ रहा है? वो सोच सोच के लिख रहा है ना,
तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि वही बुद्धि होती है जो दिखती नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा 3 नंबर पे कौन सी बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है, याद रखिएगा, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। सामाजिक बुद्धि का सीधा संबंध किससे होता है? व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। जैसे जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है वे क्या बन जाते हैं? वे नेता बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले लोग नेता बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं। इन लोगों के अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। आगे देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है? एक कारक सिद्धांत। पहला क्या है? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। पूछा जाए एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने 1911 में किया था। याद रखिएगा, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने ने 1911 में किया था और इसे निरंकुशकारी सिद्धांत भी कहा जाता है। एक कारक सिद्धांत को क्या बोला जाता है? निरंकुशकारी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट एग्जाम में। आगे देखिएगा दूसरा क्या है? दूसरा सिद्धांत कौन सा? द्वि कारक सिद्धांत। द्वि कारक सिद्धांत क्या है? याद रखिएगा, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी क्या होती है? इसका प्रतिपादक पूछा जाए, टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? स्पेयरमैन है। इसको 1904 में लंदन में किया गया था। इसका प्रतिपादन स्पेयरमैन के द्वारा 1904 में लंदन में किया गया था। कहाँ? लंदन में किया गया था। द्वि कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन के द्वारा 1904 में लंदन में किया गया था। और इसमें 2 तत्व होते हैं। इसमें क्या होता है? बुद्धि के 2 तत्व होते हैं। द्वि कारक सिद्धांत में क्या बताया गया? बुद्धि के 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? सामान्य तत्व, दूसरा विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जन्मजात होता है। ठीक, सामान्य तत्व क्या होता है? जन्मजात होता है। और विशिष्ट तत्व क्या होता है? अर्जित होता है। ये दूसरों से अर्जित किया हुआ ज्ञान होता है। ठीक है, ये क्या होता है? विशिष्ट तत्व क्या होता है? ये दूसरों से अर्जित होता है, विशिष्ट तत्व। और सामान्य तत्व ये जन्मजात होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, आगे दिया गया है, बाद में स्पेयरमैन एक और समूह को जोड़ दिया, वह त्रितत्व सिद्धांत कहलाया। बाद में इन्होंने एक और सिद्धांत जोड़ दिया, उसका नाम क्या पड़ा? त्रितत्व सिद्धांत। कौन सा? त्रितत्व सिद्धांत पड़ा। किसने जोड़ दिया? स्पेयरमैन के एक और समूह को जोड़ दिया। सिद्धांत कौन सा पड़ा? त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, सॉरी त्रितंत्र बराबर बोल देते हैं। त्रितत्व सिद्धांत पड़ा है। किसने जोड़ दिया? ये स्पेयरमैन ने जोड़ दिया। सीधा क्वेश्चन आता है, स्पेयरमैन ने तीसरा समूह जोड़ा गया तत्व यानी सिद्धांत कौन सा है? तो त्रितत्व सिद्धांत है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे दिया गया है, देखिए, बहुकारक सिद्धांत। देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक ने क्या बताया? बुद्धि के एक कारक नहीं, द्वि कारक नहीं, बुद्धि के बहुत सारे बहुत सिद्धांत होते हैं। बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। किसने बताया? ये थॉर्नडाइक ने बताया। तो इसने इसीलिए यहाँ पे बोल दिया गया बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि के बहुत कारक होते हैं, बहुत प्रकार की बुद्धि होती है, ये थॉर्नडाइक ने बताया। ठीक है, मल्टीफैक्टर थ्योरी। बहुत देखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं, ये बोला गया है। ठीक है, उतने ही तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना किससे की है? बालू से की है। बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र भी गति की चर्चा की है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना किससे की? बालू के ढेर से की है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना किससे की है? बालू के ढेर से की है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अब यहीं से पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है?
बालू का सिद्धांत किसने दिया था, पूछा जाता है बालू का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था, याद रखिएगा। बालू के सिद्धांत को ही परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्या जाता है, बालू के सिद्धांत को ही परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है बुद्धि का पांचवा सिद्धांत, कौन सा है, देखिएगा, समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत क्या है, समूह तत्व सिद्धांत ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसका प्रतिपादन थ्रस्टन ने 1938 में किया है। समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थ्रस्टन ने 1938 में किया है, याद रखिएगा। थ्रस्टन की पुस्तक है, इन्होंने अपनी पुस्तक है इनकी, थ्रस्टन की कौन सी, प्राइमरी मेंटल रियलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता नामक पुस्तक में यह सिद्धांत दिया है इन्होंने। थ्रस्टन की पुस्तक प्राइमरी मेंटल रियलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता पुस्तक में यह सिद्धांत दिया है इन्होंने। देखिएगा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि कुल तत्व कितने, 13 बताए हैं इन्होंने, कुल थ्रस्टन ने 13 तत्व बताए हैं, और इनमें से मुख्य तत्व कितने हैं, मुख्य 7 तत्व हैं, मुख्य कितने, 7 तत्व हैं। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए हैं और इनमें से 7 तत्व ही प्रमुख हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है, अन्य सिद्धांत। अन्य सिद्धांत पूछे जाते हैं, अन्य सिद्धांत बुद्धि के, देखिएगा अन्य सिद्धांत क्या है, त्रिचापित सिद्धांत, बुद्धि का त्रिचापित सिद्धांत। बुद्धि का त्रिचापित सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, स्टर्नबर्ग ने किया है। किसने, याद रखिएगा, बुद्धि का त्रिचापित सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने किया है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, यानी कि तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, याद रखिएगा, इसका प्रतिपादक कैटल ने किया है। किसने, कैटल ने किया है। क्रियात्मक सिद्धांत, क्रियात्मक बुद्धि सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है, ये जीन पियाजे ने किया है, याद रखिएगा। क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक जीन पियाजे ने किया है। त्रिचापित सिद्धांत का प्रतिपादक स्टर्नबर्ग ने किया है। तरल ठोस सिद्धांत का प्रतिपादक कैटल ने किया है। विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक जीन पियाजे ने किया है। आगे देखते हैं, आगे है बुद्धि का और खा सिद्धांत। बुद्धि का का सिद्धांत, बुद्धि का और खा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, हायक ने किया है। किसने, याद रखिएगा, हायक ने किया है। किसने, हायक ने किया है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक का सिद्धांत का प्रतिपादक बर्नर ने किया। किसने, बर्नर ने किया है। आगे देखिएगा, त्रियामी सिद्धांत का प्रतिपादक गिलफोर्ड ने किया। किसने, त्रियामी सिद्धांत का प्रतिपादक गिलफोर्ड ने किया है। एक बार इसको रिवीजन करते हैं, ये वाले सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। त्रिचापी सिद्धांत का प्रतिपादक स्टर्नबर्ग ने किया है, और तरल ठोस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, कैटल ने किया है। विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक जीन पियाजे ने किया है, और बुद्धि का खा सिद्धांत का प्रतिपादन हायक ने किया है। पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादक बर्नर ने किया है। त्रियामी सिद्धांत का प्रतिपादक गिलफोर्ड ने किया है। आगे देखिएगा, बुद्धि का सूत्र, यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र एक है। सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो याद रखिएगा, सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। किसने, स्टर्न ने दिया था। किसने, स्टर्न ने दिया था, याद रखिएगा, स्टर्न ने दिया था। ये 1911 से पहले, 1911 से पहले, एक मिनट, 1911 से पहले, 1911 से पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है यहाँ से। 1911 से पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। उसके बाद में 1911 के बाद में एक संशोधित सूत्र आया। कौन सा संशोधित सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र आया कब, 1916 में। 1911 के बाद में ये सूत्र दिया गया। किसने दिया है, 1916 में यह सूत्र दिया है, टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे क्या है,
आर्मी अल्फा परीक्षण है, ये पूछ दिया जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण क्या होता है, देखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण में क्या हुआ था, यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। पूछा जाता है आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा है, यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें क्या हुआ था, शब्दों का परीक्षण किया गया था। इसमें क्या हुआ था, शब्दों का परीक्षण किया गया था। ठीक, इसमें क्या हुआ था, शब्दों का परीक्षण किया गया था। यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था। यह क्या था, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था। यह अमेरिका में किया गया था। आर्मी अल्फा परीक्षण है जो अमेरिका में किया गया था। यह है प्रथम विश्व युद्ध के समय में परीक्षण किया गया था। यह आर्मी अल्फा परीक्षण या प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया गया था। यह अमेरिका में किया गया था। यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था। यह शाब्दिक परीक्षण था। कैसा, पूछ दिया जाता है आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा था, यह शाब्दिक परीक्षण था। आगे देखिएगा एक और परीक्षण हुआ था, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण का अपोजिट है बिल्कुल। देखिएगा आर्मी बीटा परीक्षण क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, आर्मी बीटा परीक्षण में यह वो क्या था, शाब्दिक परीक्षण था। इसमें ये क्या है, अशाब्दिक परीक्षण है। क्या है, ये अशाब्दिक परीक्षण है, वो शाब्दिक परीक्षण था। आर्मी बीटा परीक्षण जो था वो शाब्दिक परीक्षण था, और आर्मी अल्फा परीक्षण जो था वो शाब्दिक परीक्षण था। और आर्मी बीटा परीक्षण है जो ये अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा है, आर्मी बीटा परीक्षण जो है अशाब्दिक परीक्षण है। इसमें ये क्या है, ये शब्दों पर आधारित नहीं, ये सिंबलों पर आधारित है। किस पर, ये सिंबलों पर आधारित है। ये पूरा सिद्धांत किस पर, सिंबलों पर आधारित था। याद रखिएगा यह पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के लिए है। यह सिद्धांत किसके लिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण है। इस सिद्धांत में शब्दों का महत्व नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सिद्धांत में शब्दों का महत्व नहीं होता है। ये भी अमेरिका में हुआ था। ये आर्मी बीटा परीक्षण ये भी अमेरिका में हुआ था, और ये भी विश्व युद्ध के समय में ही हुआ था। आगे देखिएगा आगे क्या है, आगे है बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए बुद्धि का मापन कब हुआ था, सबसे पहले 1905 से 1911 में बुद्धि का मापन हुआ था। देखिएगा बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले कौन थे, विनय थे। कौन थे, बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले कौन थे, बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले विनय थे। याद रखिएगा सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था, याद रखिएगा विनय ने किया था। किसने, सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण विनय ने किया था। अब आगे देखते हैं बुद्धि मापन का काल। बुद्धि मापन का काल क्या क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बुद्धि मापन का काल जो था 1905 के पूर्व शरीर के आधार पर था। ठीक है, 1905 के पूर्व जो बुद्धि का मापन जो था वो शरीर के आधार पर था, और 1905 से 11 में ये मानसिक आयु पर बुद्धि का मापन हुआ था। और 1911 के बाद में बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के आधार पर इसका मापन किया गया था बुद्धि का। 1905 के पूर्व बुद्धि जो थी शरीर के आधार पर आधारित थी। ठीक, और 1905 से 11 में क्या हुआ था, मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का मापन हुआ था। और 1911 के बाद में बुद्धि का मापन बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के आधार पर हुआ था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा मानसिक शब्द का प्रयोग पूछा जाता है। सबसे पहले किसने किया था, मानसिक शब्द का प्रयोग विनय ने किया था। याद रखिएगा मानसिक शब्द का प्रयोग विनय ने किया था। विनय के पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता है। विनय के पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा विनय के मरने के बाद बुद्धि लब्धि सूत्र आया। विनय के मरने के बाद बुद्धि लब्धि सूत्र आया। याद रखिएगा विनय के मरने के बाद बुद्धि लब्धि सूत्र आया। आगे देखिएगा शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था, लेवेस्टर ने किया था। किसने किया था, शरीर के आधार पर सबसे पहले
बुद्धि का मापन किसने किया था? लेवेस्टर ने किया था। देखिए अभी हम लोगों ने मापन देखा है, ये देखिएगा क्या बोला, शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था? लेवेस्टर ने किया था। ये किसने किया था? लेवेस्टर ने किया था। ये देखिएगा, ये लेवेस्टर ने किया था। और ये किसने किया था? मानसिक आयु के आधार पर किसने किया था? ये किया था किसने? विनय ने किया था। किसने किया था? विनय ने किया था। देखिए विनय ने किया था। और ये किसने किया था? बुद्धि लब्धि आईक्यू के आधार पर ये टर्मन ने किया था। किसने? ये टर्मन ने किया था, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, पढ़िएगा। समावेशी शिक्षा। देखिएगा समावेशी शिक्षा जो है ये क्या करती है? ये पेडागोजी को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करती है, बहुत ही हेल्प करती है। तो समावेशी शिक्षा को अच्छे से पढ़ना है जरूर, ठीक है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे, दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे, दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है, कैसी? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालक के साथ ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालक के साथ ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, ये समावेशी शिक्षा होती है। देखिएगा निष्कर्ष क्या निकला समावेशी शिक्षा का? समावेशी शिक्षा बराबर क्या होता है? यानी कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, ये क्या निकला? ये रिजल्ट निकला है। आगे देखिएगा, अगर एनसीईआरटी के आधार पर समावेशी शिक्षा की परिभाषा पूछ दी जाए तो क्या होती है? देखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा किसकी है? ये समावेशी शिक्षा की परिभाषा देखिएगा एनसीईआरटी के आधार पर धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्या है? धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे देखिएगा, ये एनसीईआरटी के आधार पर समावेशी शिक्षा की परिभाषा थी। अब आगे देखिएगा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आखिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? देखिएगा क्यों पड़ी? समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए अवसर प्रदान करती है। क्या? अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए कैसा अवसर प्रदान करती? क्या है? कैसा अवसर प्रदान करती है, यानी कि ये अच्छा अवसर प्रदान करती है, इसीलिए तो इसको जोड़ा गया है। आगे देखिएगा, जिसमें अपना अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आगे देखिएगा, इनमें से सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इसमें सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये समावेशी शिक्षा होती है, जिसमें उन दोनों के बीच, देखिएगा, जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे बालक को एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है। ये समावेशी शिक्षा थी। आगे देखिएगा,
आगे क्या है नोट में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। आगे देखिएगा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आखिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमको विशेषता, आवश्यकता देख ली, विशेषता, समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है देखिएगा। समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है? छात्रों में संयोगात्मक भावना तथा समायोजन का विकास होता है। छात्रों में संयोगात्मक भावना और समायोजन का क्या होता है? विकास होता है। ये विशेषता है समावेशी की। देखिएगा, सामान्य बच्चों तथा विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल, सामान्य बच्चों तथा विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल का प्रावधान किया गया है। ये इसकी आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा की विशेषता है। आगे देखिएगा, समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों संवेदनशील बनाता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। इसका मतलब ये होता है, समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचे ना दिखाएं। यही समावेशी शिक्षा की क्या है? विशेषता है। सभी बच्चों की सक्रियता, इससे क्या होती है? सभी बच्चों की सक्रियता बनी रहती है। सृजनात्मकता का विकास होता है। एक ही वातावरण में शिक्षा ग्रहण की जाती है। एक ही वातावरण में क्या होती है? एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। देखिएगा, आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। इसका पूछा जाए, आरटी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटी एक्ट का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। क्या होता है? आरटी एक्ट का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन होता है। आरटीई की फुल फॉर्म हिंदी में क्या होती है? पूछी जाए, आरटीई की फुल फॉर्म हिंदी में क्या होती है? ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम होता है। आरटीई की फुल फॉर्म हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम होता है। और देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है। आगे देखिएगा, आगे क्या है? आगे दिया गया है, अब इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के द्वारा आरटी एक्ट 2009 लाया गया है। सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के द्वारा आरटी एक्ट 2009 लाया गया था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? पढ़िएगा, आगे दिया गया है, इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8, आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया है। इसके द्वारा क्या है? 1 से
कक्षा 1 से 8 या आयु 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया है। अब आगे देखिएगा, भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया था। कब पास किया था? भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को आरटी एक्ट 2009 को पास किया था और यह पूरे देश के स्कूलों में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था और भारतीय संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया था और ये पूरे देश में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। आगे देखिएगा, अब पढ़िएगा, आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक देश के सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को मुफ्त एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। आगे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या होता है? शिक्षा का अधिकार, भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भारत शिक्षा के आधार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। याद रखिएगा, भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। 134 देश पहले ही लागू कर चुके हैं। अपना भारत कौन सा 135वां देश है? भारत में शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला 135वां देश है। इससे पहले 34 देश लागू कर चुके हैं शिक्षा का अधिकार। आगे देखिएगा, अब पढ़िए इसको, आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य। आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य अगर पूछे जाएं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? देखिएगा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्या? शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक ये उद्देश्य है। और देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। आगे देखिएगा, आगे क्या है? आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान। अब देखिए, हम लोग प्रावधान देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, एक एक प्रावधान हम लोग देखते हैं। लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक कार्य नहीं कर सकता। ठीक, याद रखिएगा, क्या है? लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल के बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अशिक्षित यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता, याद रखिएगा। और देखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना जाए, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं कोई भी स्कूल से बाहर ना जाए, ये बोला गया है। अब आगे देखिएगा, 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए। क्या बोला गया है? आरटी एक्ट 2009 में साफ साफ बोला गया है। क्या बोला गया है? 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को फेल ना किया जाए, यानी कि पास किया जाए, ये बोला गया है। आगे देखिएगा, अब इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे। देखिएगा, न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है शिक्षक को कितना कार्य करना चाहिए। शिक्षक को कितना कार्य करना चाहिए, इसका मतलब ये है, देखिएगा, कक्षा, दिन और घंटे यहाँ पर है। देखिएगा, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में
200 दिन और 800 घंटे कार्य करना चाहिए शिक्षक को। देखिएगा 6 से 8 यानी कि 6 से 8 जूनियर वालों में, 6 से 8 वालों में क्या 220 दिन और 1000 घंटे काम करना चाहिए। ये शैक्षणिक घंटे हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा प्रतिदिन शिक्षण कार्य। देखिएगा प्रतिदिन शिक्षण कार्य क्या होता है। प्रतिदिन शिक्षण कार्य कितना कितना करना चाहिए स्कूलों में। देखिएगा इधर कक्षा है, प्रतिदिन शिक्षण कार्य घंटे में दिए गए हैं। देखिए प्राइमरी स्कूल में 4 घंटे कार्य करना चाहिए प्रतिदिन, और उच्च प्राथमिक कक्षा में 6 से 8 वाले में क्या होगा, इसमें 4.5 घंटे कार्य करना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे है साप्ताहिक घंटे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है साप्ताहिक घंटे। साप्ताहिक घंटे क्या होता है, एक टीचर के लिए न्यूनतम साप्ताहिक कितने घंटे होने चाहिए, 45 घंटे होने चाहिए। एक टीचर के लिए न्यूनतम साप्ताहिक कितने घंटे कार्य करना चाहिए, 45 घंटे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा घर से विद्यालय तक की दूरी, यानी कि घर से विद्यालय तक की कितनी दूरी होनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि उनको जाने में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। देखिएगा प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के बालकों का घर विद्यालय से लगभग कितना, विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। लगभग क्या, पूरा एग्जैक्ट बोल दिया गया, 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 के बालकों का घर विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। आगे देखिएगा उप प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से 8 के बालकों का घर विद्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। प्राथमिक में 1 किलोमीटर की दूरी पर और उप प्राथमिक में 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए घर से स्कूल। आगे देखिएगा, आगे क्या है, पढ़िए इसको। इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। क्या बोला गया, इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे जो कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:30 से कम है। क्या है अनुपात, याद रखिएगा, जो कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:3 कम है। आगे देखिएगा 60 विद्यार्थियों तक पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। कितने, कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। आगे देखिएगा छात्रों को घर से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आगे देखिएगा शिकायत। देखिए शिकायत क्या हो, शिकायत कहाँ दर्ज करोगे, शिकायत कहाँ करोगे। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को क्या बोलते हैं, NCPR, क्या बोलते हैं, NCPCR बोलते हैं इसको, NCPCR बोलते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को NCPCR बोलते हैं। देखिए प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में भी 25% गरीब अभिभावकों के बच्चों को शामिल करना या दाखिला देना, ये प्रावधान किया गया है, प्राइवेट स्कूलों में किया गया है। प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में भी 25% गरीबी अभिभावकों के बच्चों को शामिल करना या दाखिला देना, ये प्रावधान किया गया प्राइवेट स्कूलों में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसी लगी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।